नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव की, वोटिंग से पहले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मचे घमासान की। देखेंगे कैसे कांग्रेस ने पीएम मोदी के विवादित बयानों को किया उजागर। बंगाल चुनाव में क्या है सियासी माहौल। ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर से एक बार तृणमूल। जानेंगे बंगाल एसआईआर को लेकर हुई क्या सुनवाई, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे परकला प्रभाकर के बीजेपी पर हमले की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी। नीतीश कुमार ने टीएम का किया गठन। संजय झा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। राहुल गांधी से जुड़े मानहानि केस में बड़ा अपडेट। यूपी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। अब 2 मई को अदालत सुनाएगी अपना अंतिम निर्णय। पहलगाम हमले को 1 साल हुआ पूरा। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने शहीदों को किया याद। कांग्रेस ने सरकार की विदेश नीति पर साधा निशाना। जर्मनी दौरे पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बर्लिन के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से की मुलाकात। रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 23 अप्रैल तक आधिकारिक दौरे पर हैं रक्षा मंत्री। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। 756 अंकों की गिरावट के साथ 78,516 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 198 अंकों की गिरावट के साथ 24,378 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान और अमेरिका के बीच हुए 2 हफ्ते के सीजफायर की डेडलाइन 22 अप्रैल को खत्म हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आगे बढ़ा दिया है। लेकिन अभी भी वो ईरान को धमका रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है। ईरान का कोई भी जहाज अरब सागर से नहीं निकल पा रहा है, लेकिन अब ईरान ने हॉर्मुज में दूसरे देशों के जहाजों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे हालात बिगड़ गए हैं और सीजफायर संकट में फंस गया है। देखिए रिपोर्ट। ईरान को धमकी देते देते डोनाल्ड ट्रंप अब घुटने पर आ गए हैं। सीजफायर की समय सीमा खत्म होने से पहले उन्होंने इसे आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ये भी कह दिया कि जब ईरान चाहे हम बातचीत को तैयार हैं। ट्रंप का कहना है कि सीजफायर वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मांग पर आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम ईरान को तबाह करने के लिए तैयार थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की सरकार अंदरूनी तौर पर बटी हुई है, जैसी उम्मीद थी। लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने ही ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय की सलाहकार मारिया सुल्तान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत के मुद्दे पर ईरान के नेतृत्व में कोई बंटवारा नहीं है, बल्कि सभी एकमत हैं। ये कहना गलत होगा कि ईरान की लीडरशिप बटी हुई है, जिससे ये साफ हो गया है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने भी ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि हारे हुए लोग बातचीत की शर्तें तय नहीं कर सकते। ईरान ने सीज फायर बढ़ाने के लिए कोई डिमांड नहीं की थी। ये तो अमेरिका अपनी हार देखकर जंग से भाग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज की नाकेबंदी करने से ईरान को रोज $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले 2 जहाजों पर कब्जा कर लिया। ईरान का पूरा व्यापार रोक दिया है, जिसके बाद अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। IRGC ने 3 कार्गो जहाजों पर हमला किया और 2 को जब्त कर लिया। IRGC से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि यूरोपिया जहाज को निशाना बनाया गया और वो ईरान के तट के पास है। IRGC की नेवी का कहना है MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोंदास कार्गो जहाजों को कब्जे में लिया गया है और उन्हें ईरान के तट की तरफ मोड़ा गया। ये जहाज जरूरी परमिट के बिना संचालन कर रहे थे और नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ कर रहे थे। यानी ये पूरी लड़ाई हॉर्मुज पर केंद्रित होती दिखाई दे रही है, जिसके बाद सीज फायर पर संकट घराता नजर आ रहा है। ईरान से जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीजफायर आगे बढ़ा दिया है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर एक नई जंग शुरू हो गई है। वहीं भारत में भी सियासी जंग चल रही है। तमिलनाडु की सभी सीटों पर और पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। क्या है दोनों राज्यों को लेकर चुनावी समीकरण, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। बंगाल की 152 सीटों पर पहले चरण के लिए, तो वहीं तमिलनाडु की सभी 243 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजते ही इन राज्यों में जनता की कतारें अपनी अगली सरकार तय करेंगी। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पहले चरण में कुल मतदाता लगभग 3 करोड़ 7 लाख है। पुरुष मतदाता की बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ 84 लाख है। वहीं महिला मतदाता 1 करोड़ 75 लाख है। इसके अलावा थर्ड जेंडर 400 है। बंगाल में पहले चरण की हॉट सीट्स की बात करें तो नंदीग्राम पर सबकी नजरें हैं, जहां से शुवेंदु अधिकारी की साख दांव पर है। इसके अलावा उत्तर बंगाल की कूचबिहार, सिलीगुड़ी और मालदा की सीटें भी मुख्य मुकाबला तय करेंगी। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। यहाँ के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। कुल पंजीकृत मतदाता 5 करोड़ 67 लाख, महिला मतदाता 2 करोड़ 89 लाख, पुरुष मतदाता 2 करोड़ 77 लाख।
तमिलनाडु में कोलाथुर सीट से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मैदान में हैं, तो चेपॉक थिरुवल्लिकेनी से उदयनिधि स्टालिन, एडप्पादी सीट से पलानीस्वामी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की है, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर समीकरण बदल सकती है। दोनों ही राज्यों में अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी कड़ी है और ड्राई डे लागू है। बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी, जबकि दोनों राज्यों के नतीजे 4 मई 2026 को सामने आएंगे। मतदान दल पोलिंग बूथों पर पहुंच चुके हैं और सुबह वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। एक तरफ चुनावी राज्यों में मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर आतंकवादी कहे जाने पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, जिसका पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी के पुराने किस्सों को उजागर कर दिया है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 अप्रैल को तमिलनाडु में एक चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उनकी तुलना आतंकवादी से कर दी थी। हालांकि बाद में अपने इस बयान पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि उनका मतलब था कि पीएम मोदी लोगों को डरा रही हैं। खड़गे की सफाई देने के बाद भी बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के हमलों पर करारा पलटवार किया है। कांग्रेस एससी विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम ने पीएम मोदी के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए कहा है कि महिला सम्मान की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में बेहद अपमानजनक शब्द कहे थे। कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगने खुद नरेंद्र मोदी जाते हैं। बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया जाता है। चाहे हाथरस हो या उन्नाव, अपराधियों के साथ खड़े रहना ही बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि हाल ही में महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक संसद में गिरने के बाद 18 अप्रैल को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था, जिसे लेकर भी विपक्ष ने उन पर जमकर तंज कसा था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार जारी है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा पश्चिम बंगाल में लगा हुआ है। टीएमसी की तरफ से सांसद अभिषेक बनर्जी ने हुंकार भरी, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। देखिए रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के निशाने पर है। साथ ही बीजेपी की तरफ से सीएम ममता को घेरने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिससे राजनीतिक दलों के बीच सियासी टकराव बढ़ता ही जा रहा है। टीएमसी की तरफ से सांसद अभिषेक बनर्जी ने हुंकार भरी। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने जयनगर में एक विशाल जनसभा के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जयनगर की जनता का अटूट विश्वास केवल तृणमूल कांग्रेस पर है। उन्होंने भाजपा को बांग्ला विरोधी करार देते हुए कहा कि ये लड़ाई केवल राजनीति नहीं, बल्कि माँ, माटी और मानुष के अधिकारों की रक्षा का एक साझा सफर है। उन्होंने एक बार फिर टीएमसी सत्ता वापसी का आह्वान करते हुए कहा, मन का भाषा समझता है ना, और मन क्या कहता है, मन क्या कहता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर से एक बार तृणमूल। एक तरफ टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी की घेराबंदी की और मोदी सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रित ने कहा, बीजेपी की सरकार ने मनरेगा का फंड रोक दिया। 21 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर आपका फंड जाएगा, लेकिन बंगाल में आप फंड को रोकते हैं। मनरेगा का फंड नहीं आता है, आपकी अन्य लाभकारी योजनाओं का फंड नहीं आता, आप कुछ न कुछ उसमें रोड़ा अटकाते हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं, जहां वो एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं और मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। और दीदी मेरी बात सुन लो, 5 तारीख के बाद भाजपा सरकार आने वाली है। लेकिन शाह के इन हमलों का टीएमसी पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी इन आरोपों का दोगुनी ताकत से पलटवार कर रही है। इन सियासी घटनाओं के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की और उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया।
जिससे बंगाल चुनाव अब और भी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल चुनाव की वोटिंग में 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है, तो दूसरी तरफ बंगाल एसआईआर के तहत हजारों नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और याचिकाकर्ता के वकील के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कोर्ट के सख्त रुख और क्षेत्राधिकार के सवाल के बाद अहम घटनाक्रम देखने को मिला। तो और क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और याचिकाकर्ता के वकील के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई, जिसके बाद याचिका को वापस ले लिया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील एडवोकेट झुमा सेन ने दलील दी कि वोटरों को अपीलीय न्यायाधिकरण तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एडवोकेट सेन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन ट्रिब्यूनल्स के गठन और प्रक्रिया की निगरानी का जिम्मा आपके पास है। आम आदमी को एसओपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ट्रिब्यूनल्स अपनी प्रक्रिया खुद तय करेंगे। कोर्ट के आदेश के किस हिस्से में हमें इनके कामकाज की निगरानी की शक्ति दी गई है? इस पर एडवोकेट सेन कहती हैं कि मेरा अनुरोध है कि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एसओपी सार्वजनिक की जाए। जिस पर सख्त लहजे में चीफ जस्टिस ने कहा कि मैडम, आप गलत फोरम पर आई हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या गलत तरीके से कर रही हैं। हमारे पास ट्रिब्यूनल पर रोजाना निगरानी की शक्ति नहीं है। ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस लेने की इजाजत मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने इसे डिसमिस्ड एज विथड्रॉन कर दिया। बंगाल में चुनाव से ठीक पहले हजारों वोटरों के नाम गायब होने को लेकर विपक्ष पहले ही हमलावर है। याचिका खारिज होने से उन वोटरों को बड़ा झटका लगा है जो इस डिलीशन के खिलाफ कानूनी राहत की उम्मीद कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि मतदान के दिन इसका जमीनी असर क्या होता है। बंगाल एसआईआर को लेकर हुई सुनवाई ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं महिला कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौजूदा 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण देने की मांग को लेकर अब देश की हर लोकसभा, हर विधानसभा, हर गांव से महिलाएं पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने वाली हैं, जिसका बिगुल फूंका जा चुका है। देखिए रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा ने ऐलान किया है कि पार्टी देश भर में एक व्यापक पोस्ट कार्ड अभियान शुरू कर रही है और ये अभियान 2 महीने तक चलेगा, जिसका मकसद देश के हर गांव, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र से 10 लाख महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पोस्ट कार्ड भिजवाना है। अभियान लगातार 2 महीने, मई और जून के 2 महीने निरंतर चलेगा। हमारा टारगेट है कि देश भर की 10 लाख बहनें हर विधानसभा, हर लोकसभा गांव से देश के प्रधानमंत्री के नाम, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं भारत के, और उनका पता है 7 लोक कल्याण मार्ग, दिल्ली 11। इसके पते पर ये पोस्ट कार्ड 10 लाख महिलाएं लिखकर। अलका लांबा ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्हें महिला विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी महिला आरक्षण को लेकर देश में भ्रम फैला रही है, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी अपनी पार्टी में आज तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। कांग्रेस की मांग है कि जुलाई में होने वाले आगामी मॉनसून सत्र में एक विशेष प्रस्ताव लाकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और बिना किसी देरी के लोकसभा की सभी 543 सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए। महिला कांग्रेस ने सरकार के सामने 4 अहम मांगे रखी हैं। लोकसभा की 543 सीटों पर महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। आरक्षण के भीतर ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटा सुनिश्चित हो। देश में तत्काल जातिगत जनगणना करवाई जाए और उसी के आधार पर परिसीमन हो। इस विषय पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। अलका लांबा ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार इस कोशिश में विफल साबित हुई है। अब कांग्रेस के इस पोस्ट कार्ड अभियान से पीएम मोदी की घेराबंदी तो तय मानी जा रही है, लेकिन ये अभियान कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर के बीजेपी पर वार की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर अक्सर बीजेपी पर हमलावर दिखाई देते हैं और कई आरोप लगाते नजर आते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को जुआ घर में बदलने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। जाने माने अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार की घेराबंदी की। चुनाव से पहले कराई गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। उनका मानना है कि इससे सरकार का चुनावी सूचियों पर नियंत्रण बढ़ गया है।
जिसके चलते नागरिक दो भागों में बंट सकते हैं। एक वो जिनके पास वोट का अधिकार है और दूसरे वो जिनसे ये अधिकार छीन लिया गया है। एसआईआर पर मचे बवाल और इस पर विपक्ष के एक्शन को लेकर भी उन्होंने बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि विपक्ष की कई पार्टियों ने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। यही नहीं, उन्होंने विपक्षी दलों को सलाह दी कि वो केवल नतीजों का इंतजार न करें, बल्कि मतदान के दिन बूथों पर ज्यादा सतर्क भी रहें। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में जनता के मुद्दों पर जोर देने के बजाय राजनीतिक लाभ पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी ने भारतीय लोकतंत्र को एक पॉलिटिकल कसिनो यानी जुआ घर में बदल दिया है, जहां सिद्धांतों और जनहित के बजाय सत्ता के खेल और राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है। बीजेपी इतिहास और सांस्कृतिक विमर्श का इस्तेमाल अपनी रणनीति के तहत कर रही है, लेकिन भारत में ऐसे नैरेटिव को पूरी तरह स्वीकार किए जाने की अपनी सीमाएं होती हैं। वहीं अब उनके इस बयान से सियासी पारा हाई हो गया है और बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति होने के नाते उनके इस गंभीर आरोपों ने एक नई बहस छेड़ दी है। देखना होगा कि सरकार की तरफ से उनके इन बयान पर कोई जवाब या प्रतिक्रिया आती है या नहीं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।